नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं यूबीटी पॉडकास्ट अनंत त्रिपाठी के साथ। काश आज अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को समय, अच्छे संस्कार दे सकें तो विकसित भारत का रंग ही कुछ और होगा। जी हाँ, आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं चकाचौंध और बदलती दुनिया के साथ इतना बदल जाती है कि कम उम्र में ही नशे के शिकार हो जाते हैं। जहां आज कम उम्र के बच्चे मोबाइल और गेम के नशे में हैं, तो वहीं कॉलेज लाइफ तक अन्य नशीली और कई बार तो प्रतिबंधित नशे का सेवन आम हो गया है। साहब, रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। साहब, पीने पिलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और संभालने वाले बहुत कम, क्योंकि नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। तो आइए सुनिए मेरे साथ आज का यूबीटी पॉडकास्ट। वर्षों पहले अखबार में छपी एक खबर पढ़कर कई दिनों तक मैं सोचता ही रहा। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। पर लाला फिरंगी लाल के बारे में दादाजी की बातें सुनकर अखबार की खबर पर संदेह की गुंजाइश नहीं रही। दरअसल फिरंगी लाल मेरे दादाजी के बचपन के दोस्त थे। लाला जी को कई बार जेल जाना पड़ा था, फिर भी वे अपनी फितरत से बाज नहीं आते थे। चाय की एक छोटी सी दुकान से किसी तरह गुजर बसर करते थे। पर कुछ दिनों बाद उन्होंने कोई ऐसा नुस्खा अपनाया जिसके कारण वे बहुत प्रसिद्ध हुए। लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर चाय पीने के लिए खिंचे चले आते थे, जिससे उनको बहुत आमदनी होने लगी थी। फिर तो अपनी इस छोटी दुकान से उन्होंने अपना कारोबार बहुत बढ़ा लिया था। कई महत्वपूर्ण अंग्रेजी दवाइयों के बनाने की एक फैक्ट्री खोलकर बड़े पैमाने पर दवाइयों का निर्माण भी करने लगे थे। उन्हीं दिनों दादाजी गांव की अपनी सारी संपत्ति बेचकर शहर आ गए थे। गांव से संपर्क टूट गया था, इसीलिए कालांतर में लाला जी के साथ घटी घटनाओं के बारे में दादाजी ने भी अखबार पढ़कर ही जाना था। अखबार की सुर्खियों में लाला फिरंगी लाल के बारे में विस्तार से छपा था। लाला जी चाय में कोकीन मिलाया करते थे, इसीलिए जाने अनजाने लोग उनकी चाय के गुलाम बनते गए। यही नहीं, लाला जी ने मिलावट के नुस्खों को तो तरक्की का साधन बना लिया था। नकली दवाइयां बनाने में भी माहिर हो गए थे। आए दिन उनकी दवाइयों से मरने वालों की खबर बड़ी तेजी से फैलती, पर लाला जी की लोकप्रियता, उनकी प्रसिद्धि के सामने सब कुछ दबा दिया जाता। लखपति करोड़पति बनने की हवस में वे अंधे हो गए थे। किसी के मरने अथवा बर्बाद होने की पीड़ा का तनिक भी एहसास उन्हें नहीं होता था। वे दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में मस्त थे। पर एक दिन अपनी इकलौती संतान को वे बचा न सके। उनकी अपनी ही दवा से उसकी मृत्यु हो गई, और तब उनकी आंख खुली भी तो लाला फिरंगी लाल संतान की मृत्यु का सदमा सह न सके। इतनी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक फिरंगी लाल के आत्महत्या के बाद भी समाज में फिरंगी लालों की संख्या कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई। खाद्यान्नों में तो मिलावट आम बात हो गई थी। सस्ते किस्म की खट्टी मीठी गोलियां, सुपारी के पाउच, नशीले पदार्थ जगह जगह लगे थे। यहाँ तक कि सस्ते अश्लील साहित्य भी बिकने लगे थे। किसी पर किसी का कोई अंकुश नहीं रह गया था, ना तो निर्माताओं पर और ना प्रयोग करने वालों पर ही। मेरे पड़ोसी बाबू हरदयाल पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे। वे भी नशे के शिकार हो गए थे। शायद इसी कारण संतान उत्पन्न करने की उनकी क्षमता भी नष्ट हो गई थी। बेचारे दुखी रहते थे। उनके घर में कोई बच्चा ना था, इसलिए वे मेरे छोटे लड़के को बहुत प्यार करते थे। कभी कभी मोहल्ले की दुकानों से सिगरेट आदि मंगा लिया करते थे। यद्यपि मुझे उनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, पर यह सोचकर कि बाबू हरदयाल कहीं यह अनुभव ना करें कि उनके कोई संतान नहीं, इसलिए मैं ना तो आशु को ही सिगरेट आदि लाने के लिए मना कर पाता था और ना बाबू हरदयाल से ही कुछ कह पाता था।
पर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आशु बाबू हरदयाल की तरह सुपारी खाना तथा सिगरेट आदि पीने लगा था, जिसकी जानकारी मुझे उस समय हुई जब ऑपरेशन के बाद उसके पेट से 3 किलो सुपारी निकाली गई। किसी तरह मेरे लड़के की जान तो बच गई, पर बाबू हरदयाल ने आशु को बिगाड़ने की भूल कभी स्वीकार नहीं की। इसीलिए बहुत दिनों तक हमारी उनकी बोलचाल भी बंद रही। एक दिन जब वर्षों इलाज कराने के बाद बुढ़ौती में बाबू हरदयाल के घर लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मैं मौन न रह सका। लड्डू बांटकर मैंने अपनी खुशी का इजहार किया था। उसके बाद हम दोनों पड़ोसियों के संबंध सामान्य हो गए थे। बाबू हरदयाल खुश थे, बड़े लाड़ प्यार से अपने लाडले रोहित का पालन पोषण कर रहे थे। रोहित जब तक गोदी का बच्चा रहा तब तक हरदयाल ने सिगरेट शराब आदि पीने और खाने में अपने को आजाद समझते रहे। पर जो जो रोहित बड़ा होने लगा, बाबू हरदयाल बच्चे की निगाह बचाकर पीने लगे थे और कभी कभी दवा कहकर उसके सामने भी पी लेते थे। लेकिन बाबू हरदयाल ये कभी नहीं जानते थे कि उनके दुर्गुणों की छाप कभी उनके बच्चे पर पड़े। घर में खेलने के लिए रोहित के पास बहुत सारे खिलौने थे, इसीलिए मोहल्ले के बहुत बच्चे खेलने के लिए रोहित के पास आ जाया करते थे। एक दिन रोहित की माँ रसोई में व्यस्त थी। रोहित अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर और रोगी का खेल खेल रहा था। तभी उसे शराब की वो बोतल दिखी जिसे उसके पिता दवा कहकर रोज पिया करते थे। वही दवा रोहित ने अपने पिता की तरह बोतल से गिलास में निकाल कर पी ली और फिर ऐसी नींद में सोया कि सोता ही रहा। रोहित के सारे दोस्त घबराकर भाग गए। काफी देर बाद रोहित की माँ कोई आहट न पाकर रसोई से भागी हुई आई। उसी बीच बाबू हरदयाल भी आ पहुंचे, पर बहुत देर हो गई थी। जिस लड़के को वे अपनी जान से भी बढ़कर चाहते थे, उसकी वह दशा देखकर हालात समझने में उन्हें देर नहीं लगी। कई डॉक्टरों के पास दौड़े, पर उनके पास कुछ हाथ नहीं लगा। ममता पर गहरी चोट से उनकी आंखें खुल गई थीं। पश्चाताप में आंखों से निकलते उनके आंसू मानो कह रहे थे कि मैले दामन की छाया में संतान की बेहतरी के रास्ते पर लाने की कोशिश करना उसी तरह व्यर्थ हो जाता है जैसे पौधे के जड़ में पानी न देकर पत्ते को सींचने का प्रयास करना निष्फल हो जाता है। उस समय बाबू हरदयाल अनुभव कर रहे थे कि बच्चे को सही रास्ते पर बढ़ाने के लिए उनके स्वयं को सुधारना चाहिए था। बच्चे को शब्दों से नहीं, अच्छे आचरण के द्वारा शिक्षा देना चाहिए था। बाबू हरदयाल की अनुभूति तथा उनके बदले हुए विचारों के कारण उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो गई थी। पर बाबू हरदयाल की पत्नी का एक वाक्य, अब पछताए होत क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत, बार बार मेरे मस्तिष्क में गूंज रहा था। शायद समय से पूर्व सचेत होने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह कहानी साहित्यकार डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी के कहानी संग्रह दस्तक की कहानी से ली गई है। कहानी का शीर्षक अनुभूति है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यूबीटी पॉडकास्ट अनंत त्रिपाठी के साथ।